हमने आपको स्मृति और विस्मरण में साहचर्य पढ़ाया था। स्मृति की प्रक्रिया तथा साहचर्य हमने आपको पढ़ाया था बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विस्मरण। बच्चों, आप जैसा कि आपको शब्दों से ही पता चल रहा है कि विस्मरण हम का मतलब क्या होता है। स्मृति के ही समान विस्मरण भी एक मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति के संदर्भ में विस्मरण की प्रक्रिया का अध्ययन स्वाभाविक तथा अनिवार्य है। अगर हम सीधे सीधे बात करें, यदि भूतकालीन अनुभव या याद की गई सामग्री का वर्तमान चेतना में पुनः प्रकट होना स्मरण है, तो उसके प्रकट न होने की मानसिक प्रक्रिया को विस्मरण कही जाएगी। अभी तक हमने आपको स्मरण पढ़ाया था, स्मृति पढ़ाया था बच्चों। स्मृति किसे कहते हैं कि भूतकालीन अनुभव का याद की गई सामग्री, जो भी चीज़ पहले हम याद किए हैं और उसको कुछ दिनों के बाद जब हम फिर से उसको अपने मानस पटल पर दोहराना चाहते हैं, तो उस समय अगर वो बात हमें याद आ जाती है, तो उस सामग्री को जब वर्तमान चेतना में पुनः प्रकट होना क्या कहलाता है? स्मरण कहलाता है। अगर याद आ जाता है तो वो स्मरण कहलाता है। किंतु यदि वो अनुभव या वो सामग्री या वो स्मृति आपके मानस पटल पर या आपके चेतना पर पुनः प्रकट नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? वो विस्मरण हो जाता है, भूल जाते हैं, उसको याद नहीं आता है। इस मानसिक प्रक्रिया को हम विस्मरण कहते हैं। समय व्यतीत होने के साथ ही व्यक्ति का स्मरण की गई वस्तुओं से धीरे धीरे संपर्क कम होता जाता है। फलस्वरूप विस्मरण की क्रिया सक्रिय होती है। जब धीरे धीरे व्यक्ति अपने अनुभवों को भूलने लगता है, तो विस्मरण की क्रिया सक्रिय होती है, जिससे स्मृति चिन्ह कमज़ोर होने लगते हैं। हमारे मस्तिष्क में उस अनुभव का, उस स्मृति के जो चिन्ह होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं। अंततः सीखने की क्रिया में ह्रास होने लगता है, ह्रास हो जाता है और वो वस्तु हमारे मस्तिष्क से विस्मृत हो जाती है, भूल जाती है। विस्मरण की यह महत्वपूर्ण प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति के में पाई जाती है। स्मृति और विस्मरण प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है बच्चों। अब हम आते हैं विस्मरण की परिभाषा और अर्थ और परिभाषा। विस्मरण या भूलना से अभिप्राय स्मरण की गई विषय सामग्री को चेतना में पुनः या आंशिक रूप से ना ला सकने से है। कभी कभी थोड़ी बहुत बातें याद आ जाती हैं, उसको हमको आंशिक कहते हैं, आंशिक स्मृति कहते हैं। और जब पूरी हो जाती हैं तब तो स्मरण हो ही जाता है। तो याद की गई सामग्री का आंशिक या पूर्ण रूप से मानस पटल पर ना ला सकना ही चेतना में विद्यमान वस्तु की पहचान नहीं हो पा रही है, तो भी विस्मरण कहलाएगा। यह एक विरोधी एवं नकारात्मक मानसिक क्रिया है। व्यक्ति के लिए स्मरण जितना आवश्यक है, विस्मरण भी ठीक उतना ही आवश्यक है। जैसे प्रश्न तुमने याद किया बच्चों और परीक्षा देने गए तो तुम उसको भूल गए, तो ये स्मरण बहुत ज़रूरी है। स्मरण की जो प्रक्रिया है नहीं हुई ना, यानी पूर्व अनुभव और वस्तु तुम्हें समय पर याद नहीं आया, तो ये तो बहुत ख़राब बात है। यानी कि स्मरण व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। किंतु जिस तरह से स्मरण ज़रूरी है, उसी तरह से विस्मरण भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी नेगेटिव बातें भी होती हैं, बुरी बातें होती हैं, जो हमारे जीवन में कभी कोई ख़राब अनुभव होता है, कोई किसी के साथ अपमानजनक क्षण या किसी
क्या कहते हैं, एक्सीडेंट या कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं जिनको हम याद नहीं रखना चाहते हैं, दुखद होती हैं स्मृतियाँ, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? विस्मरण आवश्यक है। जो ऐसे क्षण होते हैं ये सब कलेक्ट होते जाएंगे अगर मेरे मस्तिष्क में, तो हम कैसे रह पाएंगे? हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए जिस तरह से हमारे लिए स्मरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे लिए विस्मरण की आवश्यकता होती है। अपनी दुखद और बुरी स्मृतियों को भूल जाना भी आवश्यक होता है। तो इसलिए हमारे लिए विस्मरण आवश्यक है। अगर स्मरण सकारात्मक प्रक्रिया है तो विस्मरण क्या है? नकारात्मक प्रक्रिया है। लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रक्रिया का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम आगे आते हैं। विस्मरण की प्रक्रिया का सामान्य अर्थ जानने के उपरांत इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। मन महोदय ने विस्मरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि जो सीखा गया है उसे धारण न कर सकना ही विस्मरण है। स्पष्ट है, कितना आसान इन्होंने परिभाषा दिया कि जो सीखा गया है उसको धारण न कर सकना ही विस्मरण है ना। दूसरा है, इंग्लिश महोदय ने कहा है, इंग्लिश महोदय ने कहा है कि विस्मरण वह स्थायी या अस्थायी हानि है बच्चों, यानी कि भूल जाना यानी नुकसान हो जाना। विस्मरण वह स्थायी या अस्थायी हानि है जिसका संबंध पूर्व सीखी गई सामग्री से रहता है। यह पुनः स्मरण में पहचान जैसी क्षमताओं को नष्ट कर देता है। आपको मैं बताऊं, अभी मैंने प्रश्न याद किया, उत्तर याद किया प्रश्न का, और उसके बाद में कुछ समय के बाद मैंने उसको दोहराया नहीं। अच्छा, दोहराया नहीं और बीच में हमारा टेस्ट हो गया। मैम ने सरप्राइज़ टेस्ट ले लिया। अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने तो उस दिन याद ठीक से कर लिया था, किंतु जब मैं लिखने बैठी हूँ तो मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो क्या हो गया, जो प्रश्न हमारे मस्तिष्क में धारण हुई थी वो क्या हो गई, उसके चिन्ह जो है मिट गए, और उसको ना मैं धारण कर पाई और ना उसको मैं पहचान कर पाई। तो इस कारण से वो क्या हो गया, विस्मरण हो गया। तो बच्चों, ये इंग्लिश महोदय ने कहा है विस्मरण वह स्थायी या अस्थायी हानि है, हानि यानी नुकसान, जिसका संबंध पूर्व सीखी गई सामग्री से रहता है। वह पुनः स्मरण एवं पहचान जैसी क्षमताओं को नष्ट कर देता है। जेम्स ट्रेवर ने भी परिभाषा दिया है, प्रयास करने के पश्चात भी पूर्व अनुभवों का स्मरण न हो पाना ही विस्मरण कहलाता है। फ्राइड महोदय, जिन्होंने मनोविज्ञान विषय में एक नया युग लाया, उन्होंने व्यक्ति के चेतन मस्तिष्क का अध्ययन तो सभी मनोवैज्ञानिकों ने किया था। उन्होंने मस्तिष्क के उस भाग का अध्ययन किया जिसको कोई नहीं देख पाता है ना, अचेतन मस्तिष्क का अध्ययन किया। तो उन्होंने क्या कहा विस्मरण के बारे में? उन्होंने कहा जो अप्रिय है उसमें स्मृति से दूर करने की प्रवृत्ति ही विस्मरण है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम पुरानी बातों को याद ना करें, है ना। जो बुरी बातों को, हम पुरानी नहीं, बुरी बातों को, दुखद बातों को, खराब बातों को, जो मेरे को कष्ट देती हैं, जिसको याद करके मुझे दुख होता है, तकलीफ़ होती है, उसे हम याद ना करें। तो फ्राइड महोदय ने कहा है कि जो कुछ अप्रिय है उसे स्मृति से दूर करने की प्रवृत्ति ही विस्मरण है। तो इस ना कहने का मतलब ये है कि स्मरण जरूरी है और विस्मरण हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे ज्ञान से संबंधित, हमारे जीवन के उपयोगी बातें अगर हम विस्मरण हो जाता है, धारण नहीं हो पाता है, तो ये उपयोगी बात नहीं है, ये तो नकारात्मक है ही। किंतु जहाँ अप्रिय बातें हैं, जो दुखद बातें हैं, जो तकलीफ़ देने वाली बातें हैं, हमारे लिए हानिकारक बातें हैं, उसका विस्मरण महत्वपूर्ण है। तो यहाँ सबकी परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है
कि यदि उनका विश्लेषण किया जाए तो ये ज्ञात होता है कि विस्मरण आंशिक भी हो सकता है तथा पूर्ण भी हो सकता है। आंशिक विस्मरण की दशा में पूर्व सीखे गए विषय का प्रत्यास्मरण नहीं हो पाता, यानी हम उसको फिर से याद नहीं कर पाते। इसे भिन्न पूर्व विस्मरण की दशा में सीखे गए विषय की धारणा ही लुप्त हो जाती है। इसको समझाने के लिए हम एक और उदाहरण देंगे। कोई आपका बचपन का मित्र होता है जो आपके साथ कक्षा, अब हम अपना उदाहरण देते हैं। मेरी एक मित्र थी, वो बचपन में, हमारी शादी के बाद मैंने उसको नहीं देखा, और मेरी शादी जिस समय हुई उस समय मैं उसको देखी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके बाद आज उसकी तस्वीर मुझे कहीं फेसबुक से मिलती है। उसका पूरा गेटअप चेंज है, उसकी भी अवस्था, उम्र हो गई है, काफ़ी एजेड हो गई है, मेरी भी हो गई है, सबका, उसका पहनावा, रंग रूप शादी के बाद का सब चेंज हो गया। अब आप समझ लीजिए कि मैं उसको पहचान नहीं पाती, बिल्कुल नहीं पहचान पाती। क्या होता है, फिर किसी और ने मुझे फ़ोन करके कहा, उसको पहचाना तुमने, वो कौन है? मुझे सच में नहीं याद आया। तो उस व्यक्ति ने मुझे बताया, जिसने उसको कभी देखा होगा या जिसके मन में उसके प्रति धारणा होगी या कोई क्लू मिला होगा। तो जब उसने मुझे बताया कि वो व्यक्ति है, तुम्हारी फ्रेंड है, तब मैंने उसको ध्यान से देखा, तब मुझे वो चीज़ याद आई। लेकिन आप इस तरह से ये समझ सकते हैं कि समय के साथ जो भी हमारे मानस पटल पर नए नए जो स्मृतियाँ आती जाती हैं वो हमें याद रहती हैं, और जो पुरानी स्मृतियाँ हैं वो उनके चिन्ह हमारे मानस पटल से वो हो जाते हैं, गायब होने लगते हैं, धीरे धीरे विस्मृत होने लगते हैं। तो ये विस्मरण होता है बच्चों, और स्मरण आप समझ पढ़ा ही चुके हैं। तो परिभाषाओं के आधार पर यही बताया गया था कि इससे भिन्न पूर्ण विस्मरण की दशा में सीखे गए विषय की धारणा लुप्त हो जाती है। विस्मरण की प्रक्रिया से सक्रियता के विषय में विद्वानों में मतभेद है कि विस्मरण हमारे मस्तिष्क में किस तरह से क्रियाशील होता है। इसमें अलग अलग विद्वान अलग तरह से बात करते हैं। विस्मरण की प्रक्रिया की सक्रियता के विषय में विद्वानों के मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसे निष्क्रिय प्रक्रिया कहते हैं, देखिए, जबकि कुछ विद्वान इसे सक्रिय प्रक्रिया मानते हैं। विस्मरण की प्रक्रिया निष्क्रिय प्रक्रिया मानने वालों का मत है कि एबिंग, इसमें कौन विद्वान है जो विस्मरण की प्रक्रिया को निष्क्रिय मानने वाले हैं? उनमें एबिंगहॉस है। इस मान्यता के अनुसार विस्मरण समय के साथ साथ अपने आप हो जाता है तथा विस्मरण के लिए किसी प्रकार का अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। अब ध्यान दीजिए, कुछ जितने भी विद्वान हैं उनमें ये मतभेद है कि विस्मरण प्रक्रिया है या नहीं है, विस्मरण की जाने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन एबिंगहॉस ने यही कहा कि विस्मरण जो है वो समय के साथ साथ जो है हो जाती है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप हो जाती है। एबिंगहॉस से भिन्न कुछ विद्वानों ने विस्मरण की सक्रिय निष्क्रिय प्रक्रिया, इसको सक्रिय निष्क्रिय प्रक्रिया माना है। इस मान्यता के अनुसार समय के साथ साथ सीखे गए विषय के धारण कमज़ोर होती रहती है, परंतु इसके साथ ही अनेक बार विस्मरण के लिए भी कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। कई बार तो लोग, ये बात सच है कि धीरे धीरे आदमी उस वस्तु को भूल जाता है, लेकिन कभी कभी लोग भूलने के लिए भी कुछ कोशिश करते हैं। इस मत के मुख्य समर्थक फ्रायड महोदय ने फ्रायड ने बताया कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है कि दुखद या कष्टदायक अप्रिय घटनाओं की स्मृति को जानबूझकर प्रयास करके भुलाया जाता है। आप जानते हो कि जब कभी किसी व्यक्ति को कोई सदमा लग जाता है, कोई दुख हो जाता है किसी वजह से, बहुत सारी जीवन में घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति सदमे में आ जाता है या दुख में आ जाता है,
तो उसके उस दुख को, उस सदमे को भुलाने के लिए बच्चों मनोविज्ञान में या जीवन में भी लोग क्या करते हैं, उसको उस जगह से हटा देते हैं। उसको कहते हैं इसको कहीं और ले जाओ, फिर उसको कहीं घुमाने फिराने ले जाते हैं, उस ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ उसे अच्छा लगे और वो उस दुखद और अप्रिय घटना को वो भूल जाए। तो इस तरह से विस्मरण जो है वो प्रयास करके, प्रयत्न करके भी विस्मरण कराया जाता है। यानी कि विस्मरण की भी प्रक्रिया, सक्रिय प्रक्रिया फ्रायड महोदय ने बताई है। अब हम विस्मरण के महत्व को बताते हैं। विस्मरण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, यह भी हम लोगों ने जाना है, जिसका मानव जीवन में बहुत विशेष महत्व है। विस्मरण के कारण ही मनुष्य दुखद घटनाओं को समय बीतने के साथ साथ ही भूलता जाता है। यदि यह क्रिया न होती तो मनुष्य का जीवन अशांत तथा विक्षिप्त होता। अगर हम अपने दुखद बातों को न भूलते तो हम मानसिक रोगी हो जाते। और इसी तरह से लोग मानसिक रूप से, जो हम कहते हैं पागल हैं और दुखी हैं या मानसिक रोगी हैं, उनका ये एक कारण ये भी है। तो यदि यह क्रिया, विस्मरण की क्रिया न होती तो मनुष्य का जीवन अशांत तथा विक्षिप्त बना रहता। वह अनेक प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। लेकिन अत्यधिक विस्मरण भी जो अगर होगा वो घातक हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में मनुष्य की स्मृति क्या होगी, वो लुप्त हो जाएगी और उसे अपने विगत जीवन का कोई ज्ञान नहीं रहेगा। उसके आसपास कौन लोग हैं उनको पहचान नहीं पाएगा। अपने जीवन की आवश्यक बातों को भी वो याद नहीं रख पाएगा। इसलिए जिस तरह से स्मरण आवश्यक है, जीवन के लिए अनिवार्य है, इसी प्रकार विस्मरण भी व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी विस्मरण का विशेष महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ शत्रुतापूर्ण, अप्रिय तथा जघन्य घटनाएं घटित होती रहती हैं। व्यक्ति इन्हें समय के साथ भुला देता है तथा सामान्य जीवन व्यतीत करता है। जो उसको भुला पाता है वही व्यक्ति सामान्य जीवन जी पाता है, क्योंकि जो व्यक्ति उन बातों को याद करके जीवन भर नफरत और बुराई को अपने मन में पालता है, तो वो उस व्यक्ति का जीवन बहुत अशांत हो जाता है। अब है बच्चों विस्मरण के सिद्धांत। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज इसको आप लोग समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। सभी बच्चों इसको कई बार पढ़िए, इनकी परिभाषाओं को याद करिए। स्मृति और विस्मरण ये पाठ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने स्मरण के बारे में सारी बातें बताई, इनकी परिभाषा, उनकी विशेषताएं, उनके प्रकार, स्मरण की अनुकूल दशाएं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। इस पाठ को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिए। जितना आवश्यक स्मरण है उतना ही आवश्यक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है वो विस्मरण भी है। इस पर भी बहुत प्रश्न आते हैं, इसलिए ये पूरा पाठ अच्छी तरह से आप लोग नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।